कभी आपने गौर किया है आपका दिमाग कितनी सहजता से हर चीज को समझने लायक कहानी में बदल देता है? हर सक्सेस में रीजन ढूंढ लेता है, हर फॉल में कल्प्रिट खोज लेता है, हर आउटकम को मीनिंग से भर देता है, जैसे वो कोई कॉस्मिक नैरेटिव लिख रहा हो। लेकिन डैनियल कहनेमान कहते हैं यही हमारा सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक इल्यूजन है। हम केओस से डरते हैं, इसलिए पैटर्न बना लेते हैं। हम रैंडमनेस को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए रीजन गढ़ लेते हैं। हम मानते हैं कि लाइफ लिनियर है, मेहनत करो रिजल्ट पाओ। पर असलियत में लाइफ रिग्रेशन करती है, इंट्यूशन हेल्यूसिनेशन बन जाती है और लॉजिक अक्सर इमोशंस के अधीन होता है। इस पार्ट में हम सोच के 3 गहरे भ्रमों से गुजरेंगे। एक कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स, जहां हर संयोग को कारण बना दिया जाता है। 2 रिग्रेशन टू द मीन, जहां हर पीक और फॉल औसत की ओर लौट आता है। 3 टेमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस, जहां गट फीलिंग को अनुशासन की जरूरत होती है। यह भाग हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, कहानियां बनाता है। वो डेटा से नहीं, ड्रामा से संचालित होता है। वो हर अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलना चाहता है और इसी कोशिश में सच को खो देता है। कहनेमान कहते हैं मनुष्य एक्सप्लेनेशन से एडिक्टेड है। हम साइलेंस में नहीं, स्टोरीज में कंफर्ट पाते हैं, पर हर कहानी सच्ची नहीं होती। कभी वो बस एक ब्यूटिफुली टोल्ड मिस्टेक होती है। तो अब इस नए अध्याय की शुरुआत में अपनी सोच को थोड़ी धीमी कीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं उस दिमागी भूल भुलैया में जहां रीजन और रैंडमनेस एक दूसरे से लड़ते हैं, जहां इंट्यूशन को डिसिप्लिन चाहिए और जहां हर सर्टेनिटी के पीछे छिपा है एक स्टैटिस्टिकल ट्रूथ। वेलकम टू पार्ट 6, द माइंड्स मिराज, जहां कहनेमान हमें सिखाते हैं सोचना ही काफी नहीं, सोच को देखना भी सीखना होता है। चैप्टर 16, कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स। जब दिमाग हर चीज का कारण ढूंढ लेता है। क्या कभी आपने किसी घटना को देखकर कहा है ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा, इसके पीछे जरूर कोई वजह है? हम सब ऐसा करते हैं, और यही आदत जितनी कंफर्टिंग है उतनी ही डिसेप्टिव भी। डैनियल कहनेमान कहते हैं हमारा दिमाग स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा कारणों पर भरोसा करता है, क्योंकि नंबर्स ठंडे होते हैं पर स्टोरीज गर्म होती है और कंफर्टिंग भी। ये अध्याय एक गहरी मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करता है। हम रैंडमनेस बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हर चीज के पीछे मीनिंग हो। हर फॉल, एवरी सक्सेस, एवरी ट्रेजेडी, सबके पीछे कोई हिडन पैटर्न, कोई रीजन, कोई प्लान हो। हम केओस से डरते हैं, इसलिए रीजन बना लेते हैं और यही से शुरू होता है कॉजल थिंकिंग बायस। कहनेमान और ट्वर्स्की ने बताया कि जब भी हम किसी आउटकम को देखते हैं, हमारा सिस्टम एक तुरंत किसी कारण की खोज शुरू कर देता है। क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ? और अगर कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता तो वो खुद गढ़ लेता है। वो मान लेता है कि हर घटना एक कहानी है जिसमें विलन भी होगा, हीरो भी और लेसन भी। इमेजिन कीजिए, आप सुनते हैं कि किसी छोटे शहर से आए आदमी ने स्टार्टअप शुरू किया और अरबपति बन गया। आपका माइंड तुरंत कहता है वो मेहनती होगा, विजनरी होगा। आप उसकी सक्सेस को क्वालिटी से जोड़ देते हैं, पर हो सकता है कि उसे सही वक्त पर सही इन्वेस्टर मिल गया हो। प्योर चांस। पर हमारा दिमाग चांस को इंसल्ट मानता है। वो मानता है हर इफेक्ट के पीछे कॉज होना चाहिए। कहनेमान कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी की जगह कैजुअलिटी से सोचते हैं। हमें यह विचार परेशान करता है कि दुनिया रैंडमनेस से चलती है, इसलिए हम पैटर्न गढ़ते हैं। जैसे किसान आसमान में बादल देखकर प्रेडिक्ट करता है, ट्रेडर चार्ट्स देखकर ट्रेंड खोजता है, या कोई व्यक्ति कहता है जब भी मैं ये लकी शर्ट पहनता हूं काम बन जाता है। ये सब उसी कॉज हंटिंग का परिणाम है। हमारा सिस्टम एक विजुअल और नैरेटिव दोनों है। वो देखता है, कनेक्ट करता है और विश्वास बना लेता है। अगर हुआ और फिर भी हुआ तो वो ऑटोमेटिकली कह देता है की वजह से भी हुआ। कहनेमान इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कैजुअलिटी। ये बायस इतना गहरा है कि
हम स्टैटिस्टिक्स को सेकेंडरी मान लेते हैं। अगर कोई स्टडी कहे 70% लोग रैंडम चांस से ऐसा करते हैं, तो माइंड कहता है लेकिन क्यों? क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, डेटा नहीं। सोचिए, अगर किसी क्लास में 2 साल लगातार लड़कियां टॉप करें, तो हम कहेंगे गर्ल्स आर मोर डिसिप्लिन्ड। अगर अगले साल लड़के टॉप कर जाएं, तो कहेंगे बॉयज हैव इम्प्रूव्ड। हर आउटकम के लिए हम रीजन जोड़ लेते हैं, भले ही वो सिर्फ फ्लक्चुएशन हो। कहनेमान कहते हैं जहां रैंडमनेस है वहां लोग रीजन ढूंढते हैं, और वहीं से मिथ जन्म लेता है। मीडिया और पॉलिटिक्स इस बायस का फायदा उठाते हैं। एक इलेक्शन जीतते ही कहा जाता है जनता ने बदलाव चुना। कोई लॉस होते ही हेडलाइन आती है स्ट्रैटेजी फेल हुई। कभी ये नहीं कहा जाता कि मार्जिन बहुत छोटा था या रैंडम फैक्टर्स ने असर डाला, क्योंकि कहानी बेचती है, चांस नहीं। ह्यूमन माइंड डेटा से नहीं, ड्रामा से जुड़ता है। कहनेमान एक और एग्जाम्पल देते हैं। लोगों ने बताया कि सबसे अच्छा शिक्षक कौन है, और सबने कहा जो इंस्पायरिंग हो, जो इमोशन लाए। पर जब डेटा देखा गया तो पाया गया कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रैंडम थी, कोई कॉन्सिस्टेंट कॉरिलेशन नहीं था। फिर भी माइंड ने स्टोरी बना ली, अच्छा टीचर अच्छा रिजल्ट, क्योंकि हमें कॉरिलेशन नहीं कॉजेशन चाहिए। सिस्टम एक को सर्टेनिटी चाहिए। अगर कोई बच्चा गिर जाए तो हम तुरंत सोचते हैं क्यों? अगर कोई रिश्ता टूट जाए हम कहते हैं कहाँ गलती हुई? अगर कोई ट्रेजेडी हो हम कहते हैं किसकी साजिश थी? हम केओस को समझने के लिए कॉन्स्पिरेसीज बना लेते हैं, क्योंकि कोई वजह नहीं सबसे डरावना जवाब होता है। लेकिन कहनेमान हमें ये सिखाते हैं सच्चाई अक्सर कारणों में नहीं, पैटर्न्स की अनुपस्थिति में छिपी होती है। हर चीज एक्सप्लेनेबल नहीं होती, कभी कभी रैंडमनेस ही आंसर है। और जो व्यक्ति रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेता है वो इल्यूजन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने लिखा लक प्लेस अ बिगर रोल इन सक्सेस देन टैलेंट, बट वी प्रेफर स्टोरीज अबाउट टैलेंट बिकॉज दे मेक सक्सेस फील अर्न्ड। हम नैरेटिव पसंद करते हैं क्योंकि वो जस्टिस का इल्यूजन देता है, पर दुनिया न्यायपूर्ण नहीं, स्टोकैस्टिक है, संयोग और परिस्थितियों से भरी हुई। इस इल्यूजन से बाहर निकलने का पहला कदम है डेटा को इमोशन से ऊपर रखना। जब कोई रीजन बहुत परफेक्ट लगे तो खुद से पूछिए क्या ये कॉज सच में है या बस माइंड की कहानी? सिस्टम 2 को एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि वो ही याद दिलाएगा कि हर इफेक्ट का रीजन नहीं होता, कभी कभी बस रैंडम नॉइज होती है। कहनेमान का 16वां सबक यही कहता है कहानियां कंफर्टिंग होती है पर सच असुविधाजनक। अगर आप सच चाहते हैं तो आपको रैंडमनेस से डरना छोड़ना होगा, क्योंकि जो चांस को स्वीकार करता है वो क्लैरिटी पाता है। तो अगली बार जब कोई कहे ये सब किसी वजह से हुआ, थोड़ा रुकिए और सोचिए क्या वजह थी या बस संयोग, क्योंकि यही पॉज आपको इल्यूजन से बाहर और इनसाइट के भीतर ले जाएगा। चैप्टर 17 रिग्रेशन टू द मीन। जब जिंदगी औसत की तरफ लौट आती है, कभी ऐसा लगा है कि किसी दिन सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, हर काम परफेक्ट, हर मौका लकी, और अगले ही दिन कुछ भी वैसा नहीं चलता? या किसी खिलाड़ी को एक मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन करते देखा हो और अगले मैच में वही औसत खेल दिखाया? डैनियल कहनेमान कहते हैं ये टैलेंट या कर्ज नहीं, नेचर का एक नियम है, रिग्रेशन टू द मीन। यानी हर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, हर शानदार या भयानक नतीजा आखिरकार औसत की तरफ लौट आता है। हमारे दिमाग के लिए ये विचार असहज है, क्योंकि हम हर चीज को कारणों से जोड़ना चाहते हैं। वो इंप्रूव हुआ, वो लेजी हो गया, वो अब कॉन्फिडेंट नहीं है। पर कई बार कोई कारण नहीं होता, बस स्टैटिस्टिकल ग्रेविटी होती है जो हर चीज को वापस खींच लाती है उस जगह जहां वो आमतौर पर होती है। कहनेमान एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। वो इजरायली एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि जब कोई पायलट गलती करता है और उसे डांट पड़ती है तो अगली बार उसका परफॉर्मेंस सुधरता है, और जब कोई अच्छा करता है
और उसकी तारीफ होती है तो अगली बार परफॉर्मेंस गिरता है। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा तो प्रेस करना गलत है, पनिशमेंट जरूरी है, पर कहनेमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, ये आपकी फीडबैक नहीं, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का असर है। हर बार जब कोई परफॉर्मेंस बहुत हाई या लो होती है तो अगली बार नेचुरली वो मीन के करीब आ जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स में लक का हिस्सा ज्यादा होता है और लक कभी स्थायी नहीं रहती। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट का टेस्ट बहुत अच्छा गया तो हो सकता है कि उस दिन उसने खूब मेहनत की हो या बस क्वेश्चंस उसकी तैयारी से मैच कर गए हों। अगले टेस्ट में उसकी मेहनत वही रहेगी, पर क्वेश्चंस बदल जाएंगे तो स्कोर नेचुरली थोड़ा नीचे आएगा। हम इसे परफॉर्मेंस ड्रॉप कहते हैं, पर यह नेचर का बैलेंसिंग एक्ट है। कहनेमान कहते हैं, रिग्रेशन इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ स्टैटिस्टिकल ट्रूथ। एक्सट्रीम आउटकम्स रेयरली रिपीट, क्योंकि हर बार लक का एलिमेंट बदल जाता है, पर हमारा दिमाग इसे लक नहीं मानता। वो कहता है कुछ हुआ है। वो कारण खोजता है जहां बस नंबर्स काम कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स कमेंट्री इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। किसी क्रिकेटर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली और अगले मैच में एवरेज परफॉर्मेंस दी। मीडिया बोलेगा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या उसने फोकस खो दिया, पर हो सकता है कि वो बस रिग्रेशन का शिकार हुआ हो। वो स्टैटिस्टिकल बैलेंस की ओर लौट आया। हमने उसे ह्यूमन ड्रामा बना दिया। ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सक्सेस, इवन इमोशंस में। आपका बेस्ट डे और वर्स्ट डे दोनों एक्सट्रीम्स हैं और जिंदगी उन्हें धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर देती है। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस या सैडनेस लिनियर है, पर वो भी वेव की तरह चलती है। हर हाई के बाद लो, हर लो के बाद मीन। कहनेमान कहते हैं, रिग्रेशन इज द अल्टीमेट इल्यूजन ब्रेकर। ये बताता है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट या डिक्लाइन हमेशा कारणों से नहीं होते। कभी कभी ये नेचर की रैंडम वेरिएबिलिटी है, पर हमारा सिस्टम एक उसे रैंडमनेस नहीं, रीजन मान लेता है और हम हर बार गलत कहानियां गढ़ते हैं। मैंने कड़ी मेहनत की इसलिए रिजल्ट गिरा नहीं, या मेरी किस्मत खराब थी, पर असल में किस्मत नहीं, स्टैटिस्टिक्स बोल रही थी। रिग्रेशन हमें एक गहरी ह्यूमिलिटी सिखाता है। हम अपनी सक्सेसेस का पूरा श्रेय खुद को दे देते हैं और फेलियर्स का ब्लेम परिस्थितियों को। पर ट्रूथ ये है, दोनों में लक का हिस्सा बड़ा होता है। हर बार जब हम किसी पीक पर पहुंचते हैं या किसी वैली में गिरते हैं तो नेचर धीरे से विस्पर करती है, चिंता मत करो, तुम वापस बैलेंस में आओगे। कहनेमान हमें यह समझाते हैं कि रिग्रेशन को न समझना डेंजरस है, क्योंकि हम गलत फीडबैक लूप्स बना लेते हैं। हम सोचते हैं पनिशमेंट से सुधार आता है, प्रेस से गिरावट, पर असल में इंप्रूवमेंट या डिक्लाइन मीन की तरफ लौटने का नेचुरल प्रोसेस है। हम उसके बीच में खड़े होकर खुद को कॉज मान लेते हैं। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सफल हो या कोई फेलियर ज्यादा पेनफुल लगे, थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद अगली बार आप फिर औसत के पास होंगे। और यही कंफर्ट भी है, वार्निंग भी। कहनेमान का 17वां सबक यही कहता है, हर पीक अस्थाई है, हर फॉल भी। जिंदगी का रिदम एक्सट्रीम्स नहीं, बैलेंस है। और जो इस ट्रूथ को समझ लेता है वो हर जीत और हार में शांत रहना सीख लेता है। तो जब कोई दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगे, शुक्रिया कहिए, पर उम्मीद मत बांधिए। और जब कोई दिन बहुत खराब गुजरे, मुस्कुराइए, क्योंकि मीन वापस आने वाला है। चैप्टर 18, टेमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस। जब इंट्यूशन को अनुशासन की जरूरत होती है। कभी आपने किसी चीज के बारे में गट फीलिंग से कहा है, मुझे पक्का लगता है यह काम सफल होगा, या किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत मान लिया यह बंदा टॉप करेगा। डैनियल कहनेमान कहते हैं, यही हमारे दिमाग का सबसे प्यारा भ्रम है, इंट्यूटिव प्रेडिक्शन। हम सोचते हैं कि हमारा अनुभव हमें भविष्य बताने की शक्ति देता है, पर सच ये है कि इंट्यूशन अक्सर सच नहीं, आत्मविश्वास का नशा होती है। हमारे दिमाग में सिस्टम एक पैटर्न्स पहचानने में माहिर है। वो तेज है
एक्सप्रेसिव है और ड्रामेटिक है। लेकिन जब बात भविष्य की आती है तो वही सिस्टम हमें धोखा देने लगता है, क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ पैटर्न नहीं, कॉन्टेक्स्ट और प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। और सिस्टम एक को कॉन्टेक्स्ट पसंद नहीं, उसे स्टोरीज पसंद है। कहनेमान बताते हैं, जब हम किसी फ्यूचर आउटकम का अंदाजा लगाते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेटिवनेस से सोचता है। यानी हम सोचते हैं, अगर ये व्यक्ति इंटेलिजेंट लगता है तो ये जरूर सफल होगा, या अगर ये स्टार्टअप एनर्जेटिक लग रहा है तो ये जरूर ग्रो करेगा। हम रियलिटी नहीं, प्रोटोटाइप से कंपेयर करते हैं, और यही गलती है, हम बेस रेट भूल जाते हैं। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगता है तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि वो टॉपर बनेगा, पर हम ये नहीं सोचते कि टॉपर्स की परसेंटेज क्या है। शायद सिर्फ 5% स्टूडेंट्स टॉपर्स बनते हैं, बाकी 95% औसत रहते हैं। पर हमारा माइंड ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट इग्नोर कर देता है, क्योंकि इंट्यूशन को कहानी चाहिए, डेटा नहीं। कहनेमान कहते हैं, इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस आर ऑफन टू एक्सट्रीम एंड टू सर्टन। यानी हम अपने अनुमान को ओवर एस्टिमेट करते हैं और उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखी तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। अगर किसी ने गलती की तो हम मान लेते हैं कि वो हमेशा फेल करेगा। हम फ्यूचर को लिनियर नहीं, इमोशनल कर्व में देखते हैं। यही बायस हर जगह काम करता है, बिजनेस फोरकास्ट्स में, रिक्रूटमेंट डिसीजंस में, रिलेशनशिप जजमेंट्स में। हम फर्स्ट इंप्रेशंस को डेस्टिनी बना देते हैं, और जब रिजल्ट अलग निकलता है तो कहते हैं, मुझे यकीन था, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? कहनेमान जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हारी इंट्यूशन ट्रेन नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी। उन्होंने इंट्यूशन को पूरी तरह खारिज नहीं किया। वो कहते हैं, इंट्यूशन वैल्यूएबल है अगर उसे डेटा से बांधा जाए। यानी इंट्यूशन को अकेले डिसीजन मेकर मत बनने दो, उसे एविडेंस का साथी बना दो। यहां आता है कहनेमान का 3 स्टेप डिसिप्लिन। स्टेप 1, बेस रेट से शुरू करो। किसी भी प्रेडिक्शन से पहले ये देखो कि सिमिलर केसेस में आमतौर पर क्या हुआ। अगर 100 स्टार्टअप्स में से 80 फेल होते हैं तो किसी नए स्टार्टअप की सफलता को 20% से ज्यादा मत मानो, चाहे वो कितना इंस्पायरिंग क्यों न लगे। स्टेप 2, पर्सनल इंप्रेशन को एडजस्ट करो। अब देखो कि ये केस एवरेज से कितना अलग है। अगर कुछ यूनिक ट्रेड्स हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट, बेटर रिसोर्सेज, तो थोड़ी एडजस्टमेंट करो। पर कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शब्द पर भरोसा मत करो, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें रेयर होती हैं। स्टेप 3, ओवर कॉन्फिडेंस को चेक करो। हर प्रेडिक्शन के साथ खुद से पूछो, क्या मैं डेटा से ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं? अगर आंसर हाँ है तो स्टेप पीछे हटो, क्योंकि इमोशन जितना स्ट्रांग होता है, एरर उतना ही बड़ा निकलता है। कहनेमान बताते हैं कि एक्सपर्ट्स भी इस ट्रैप से नहीं बचते। स्टॉक एनालिस्ट्स, पॉलिटिकल फोरकास्टर्स, स्पोर्ट्स पंडित्स, सब अपने कॉन्फिडेंस से हिप्नोटाइज रहते हैं। उनकी एक्यूरेसी रैंडम गेस से ज्यादा नहीं होती, पर उनका टोन हमेशा ऑथोरिटेटिव होता है, क्योंकि मानव मन सर्टेनिटी को कंफर्ट समझता है, भले ही वो झूठी हो। उन्होंने कहा, ट्रू एक्सपर्टीज इज नोइंग व्हेन योर इंट्यूशन कांट बी ट्रस्टेड। यानी असली बुद्धिमत्ता यह है कि आप जाने कब आपकी गट फीलिंग सिर्फ गैस है, कब आपका दिमाग एक्साइटमेंट में एग्जैजरेट कर रहा है। इंट्यूशन की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो जितनी तेज होती है उतनी सेडक्टिव भी। वो हमें हीरो जैसा महसूस कराती है। वो कहती है, तुम्हारे पास विजन है, पर डेटा विस्पर करता है, शायद बस लक है, और हम अक्सर उस विस्पर को सुनना नहीं चाहते। कहनेमान का 18th लेसन यही है, गट फीलिंग यूजफुल है, पर डेंजरस तब बनती है जब उसे सर्टेनिटी समझ लिया जाए। इंट्यूशन को मारो मत, उसे ट्रेन करो, उसे डेटा से डिसिप्लिन दो, रीजन से रिफाइन करो, तभी वो प्रेडिक्शन नहीं परसेप्शन बनेगी। तो अगली बार जब कोई कहे, मुझे लगता है ये आइडिया चलेगा, तो कामली पूछिए, क्यों? और अगर जवाब सिर्फ फीलिंग हो
तो शायद अभी सिस्टम 2 को काम पर बुलाने का वक्त है, क्योंकि सच्ची समझ इंट्यूशन से नहीं, इंट्रोस्पेक्टिव इंट्यूशन से आती है। वो जो खुद को सवाल करती है, कभी सोचा है हमारे दिमाग को क्यों से इतना प्यार क्यों है? हर घटना, हर जीत, हर हार के पीछे वो रीजन ढूंढता है, जैसे बिना एक्सप्लेनेशन दुनिया अधूरी हो। पर डैनियल कहनेमान याद दिलाते हैं, सच्चाई को कारणों की जरूरत नहीं होती, वो अपनी सादगी में ही पूरी होती है। हम कारण गढ़ते हैं ताकि केओस से बच सके, हम पैटर्न्स बनाते हैं ताकि कंफर्ट पा सके, हम हर आउटकम में स्टोरी डाल देते हैं क्योंकि चांस हमें डराता है और सर्टेनिटी सुकून देती है, पर यही सुकून हमें ट्रूथ से दूर कर देता है। सोचिए, हम सक्सेस को टैलेंट से जोड़ते हैं, फेलियर को लेजीनेस से, ट्रेजेडी को किसी की गलती से और मिरेकल को डेस्टिनी से। पर कहनेमान कहते हैं इन सब के बीच लक का हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर वो दिख जाए तो ईगो सह नहीं पाए। इसलिए माइंड ने एक शॉर्टकट बना लिया, कैजुअलिटी। वो कहता है मैं समझता हूं, जबकि वो बस कहानी बना रहा होता है। रिग्रेशन हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है कि हर पीक अस्थाई है, हर फॉल के बाद बैलेंस लौट आता है। हर अप्लॉज और साइलेंस के बीच लाइफ क्वाइटली मीन पर लौटती रहती है, और जो इसे समझ लेता है वो जिंदगी को ड्रामा नहीं, रिदम की तरह जीने लगता है। और फिर आता है इंट्यूशन, वो मीठी आवाज जो कहती है मुझे लगता है मैं सही हूं। पर कहनेमान विस्पर करते हैं, हर फीलिंग फैक्ट नहीं होती। गट फीलिंग तब तक डेंजरस है जब तक वो डेटा के साथ डिसिप्लिन में ना हो। इंट्यूशन को मारो मत, उसे ट्रेन करो, क्योंकि ट्रेन्ड इंट्यूशन विजडम बन जाती है और अनट्रेन्ड इंट्यूशन इल्यूजन। इस पूरे भाग की सीख यही है, दिमाग ब्रिलियंस का नहीं, बायस का भी घर है। वो पैटर्न ढूंढने की मशीन है, पर हर पैटर्न सच्चाई नहीं होता। और असली बुद्धिमत्ता तब शुरू होती है जब हम खुद से पूछना शुरू करते हैं, क्या ये कारण सच में है या बस कंफर्ट देने वाला भ्रम? तो अगली बार जब कोई कहे ये सब किसी वजह से हुआ, थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद वो वजह नहीं, बस चांस था जो रीजन की शक्ल में आ गया। और वही पॉज, वही अवेयरनेस स्लो थिंकिंग का पहला कदम है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक 177 थिंकिंग फास्ट स्लो हिंदी। अगर इस हिस्से ने आपकी सोच को हिलाया तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि इस पार्ट से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले भाग में हम गहराई से उतरेंगे कहनेमान के अगले भ्रम में, जहां जजमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस मिलकर रियलिटी को रिराइट कर देते हैं। क्योंकि सोच की असली मैच्योरिटी वही शुरू होती है जहां रीजन खत्म होता है और रिफ्लेक्शन शुरू।